हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी को अपने इस वीडियो में। इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4, भारत में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो सबसे पहले जानना की कोशिश करेंगे कि आखिर में खाद्य सुरक्षा क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे खाद्य सुरक्षा है क्या। तो खाद्य सुरक्षा जानने के लिए आपको जानना होगा कि सबसे पहले होता क्या है, कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता हो, उस तक पहुंच हो और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य हो। 3 चीज़ें होती हैं। पहला उपलब्धता, दूसरा पहुंच और तीसरा सामर्थ्य। पहुंच है, उपलब्धता है और तीसरा है सामर्थ्य है या नहीं है, क्षमता, पावर। तब जान सकते हैं कि किसी भी वस्तु की उपलब्धता है। ख़ासतौर पे यदि अनाज की बात करें तो अनाज की उपलब्धता है। वो अनाज क्या सभी लोगों के पास पहुंचने की रखता है और सभी लोग उस अनाज को खरीदने की क्षमता रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये डिपेंड करता है। तो खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या हुआ? खाद्य सुरक्षा का अर्थ हुआ सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, सब लोग सदैव हमेशा भोजन मिल जाए, उस तक पहुंच प्राप्त हो और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य हो। ये देखा गया है कि जब भी अनाज के उत्पादन या वितरण की समस्या आती है तो सबसे सहज तरीके से निर्धन परिवार ही इससे सबसे अधिक प्रभावित होता है। जो गरीब वर्ग है वो सबसे अधिक प्रभावित होता है। और उसमें भी खाद्य सुरक्षा की जो स्थिति है वो कहीं हद तक हमारे इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस सिस्टम, शासकीय सतर्कता, सरकार द्वारा जो कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा कितना सतर्कता से काम किया जा रहा है और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा उठाई गई कार्रवाई पर निर्भर करता है। क्या? खाद्य सुरक्षा। तो खाद्य सुरक्षा निम्न 3 चीज़ों पर निर्भर करता है। पहला सार्वजनिक वितरण प्रणाली पे, दूसरा शासकीय सतर्कता पे और तीसरा खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा उठाए गए कार्रवाइयों पर निर्भर करता है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है? कि सभी लोगों को सदैव भोजन की उपलब्धता हो, उस तक पहुँच हो और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य हो, तो कहते हैं खाद्य सुरक्षा है। डेफिनेशन में आगे बढ़ते हैं तो दे रखा है कि वहीं खाद्य सुरक्षा क्या है। इसको दे रखा है कि जीवन में जितना हमारा भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारे सांस लेने के लिए वायु। खाद्य सुरक्षा का मात्र ये मतलब नहीं कि आप 2 जून की रोटी पा जाएं, बल्कि उससे कहीं अधिक है। बता दिया कि खाद्य उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य। तो इसके इंडिविजुअल अर्थ क्या है, एक एक करके समझते हैं। तो खाद्य उपलब्धता का अर्थ होता है कि देश में खाद्य उत्पादन, जितना भी देश के अंदर अनाज का उत्पादन हुआ है, खाद्य का आयात, जितना भी जिस अनाज की आपकी कमी है अन्य देशों से आप मंगाते हो, आयात, और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है, उसको कहते हैं खाद्य उपलब्धता। तो यहाँ से एमसीक्यू बना सकते हैं, खाद्य उपलब्धता में क्या क्या शामिल है। तो किसी देश के अंदर उत्पादित खाद्यान्न, इम्पोर्टेड खाद्यान्न मतलब आयातित खाद्यान्न, और सरकारी अनाज भंडारों में भंडारित या संचित पिछले वर्षों के स्टॉक। पहुंच का क्या मतलब होता है कि क्या इस तक सबकी पहुंच है। तो पहुंच का मतलब है कि जो खाद्य है, खाद्यान्न है, प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे तो कहा जाएगा कि उस खाद्यान्न की पहुंच सभी व्यक्तियों के पास तक है। सामर्थ्य का क्या अर्थ होता है कि लोगों के पास अपने भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। ये होता है सामर्थ्य, कि किसी व्यक्ति के पास अपने भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त और पौष्टिक भोजन जो है वो खरीदने के लिए धन उपलब्ध है या नहीं है। सिंपल बात, पैसा नहीं रहेगा तो आप कहाँ से खरीद पाओगे। पैसा नहीं रहेगा तो आप किसी के घर से कैसे अनाज लिया, कैसे दुकानों से कैसे अनाज खरीदोगे आप। तो ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं। अब कह रखा है कि यदि किसी देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना है तो सभी लोगों के पास पर्याप्त खाद्य उपलब्ध होना चाहिए, लोगों के पास क्षमता होनी चाहिए खरीदने की, और तीसरा किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना हो, अर्थात उस तक उसकी पहुंच होनी चाहिए। रहा ये बात कि खाद्य सुरक्षा क्या होता है, अब आता है क्यों होता है। खाद्य सुरक्षा चाहिए ही क्यों?
तो खाद्य सुरक्षा हमें इसलिए चाहिए क्योंकि जब हम देखते हैं अपने समाज में, समाज का जो सबसे गरीब वर्ग है वो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है। और दिखता भी है कि जो फूड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो किनको हमेशा 2 वक्त की रोटी का तकाजा रहता है, तो वो होते हैं गरीब वर्ग। तो समाज का सबसे जो गरीब वर्ग है वो हर समय खाद्य असुरक्षा से पीड़ित है, ग्रस्त है। लेकिन जब देश में भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसल के खराब होने से पैदा हुए अकाल, ये जब राष्ट्रीय आपदाओं से देश गुजर रहा होता है तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। अर्थात यही जो कह रहे हैं APL, एबव पॉवर्टी लाइन से ऊपर, पॉवर्टी लाइन से जो ऊपर के लोग हैं, जो अपने आप को गरीब नहीं मानते हैं, वे लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर एक आंकड़ा दे रखा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। कह रखा है कि किसी खाद्य सुरक्षा आपदा के समय कैसे प्रभावित हो सकती है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान के चलिए कि किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आएगी। इससे क्या होगा, जो प्रभावित क्षेत्र वहाँ पर खाद्य की कमी, पहला उपज में गिरावट, उससे खाद्य की कमी, उसके कारण कीमतें बढ़ जाएंगी। कीमतें बढ़ेंगी तो सबके पास, कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते, सब तो खरीद नहीं पाएगा, तो कुछ नहीं खरीद सकता। और अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में और लंबे समय तक बनी रह गई तो भूखमरी की कंडीशन हो जाएगी और भूखमरी से स्थिति अकाल की बन सकती है। ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सूखा के कारण, बारिश नहीं हुआ, बारिश के कारण अनाजों में कमी हुई, उपज में कुल गिरावट आई, गिरावट से खाद्यान्न की कमी हो गई, खाद्यान्न की कमी के कारण कीमतों का में बढ़ना संभव है। और चूँकि सारे लोग तो ऊंची कीमतों पर अनाज को खरीद नहीं पाएंगे, तो कुछ लोगों के पास अनाज की कमी निश्चित तौर पर होगी। और यदि यह आपदा विस्तृत क्षेत्र में फैल गई, बड़े स्तर पर फैल गई और लंबे टाइम तक फैल गई, तो निश्चित तौर पर ये व्यापक भूखमरी का शिकार होंगे लोग, और भूखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है। अब ये भी देखते हैं कि अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें भी होती हैं, जो भूखमरी तथा विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारियों तथा भूखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों के प्रति शरीर की प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट के कारण होती है। अकाल के दौरान होता क्या है, बड़े पैमाने पर, बड़े लार्ज नंबर पर मौतें, डेथ होती हैं। और ये सारे डेथ जो होते हैं भूखमरी तथा विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली जो महामारियां हैं, उसके कारण भूखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों के प्रति शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसमें गिरावट के कारण ये सारे के सारे होते हैं। जो एक इतिहास में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वह 1943 का बंगाल का अकाल था। इस बंगाल में लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे। ये आंकड़ा है 1943 का। सोचिए, एक अकाल मात्र पड़ने से बंगाल में 30 लाख लोग मारे गए थे। ये दिखाता है आंकड़ा। अब यहाँ पर ये फोटोग्राफ्स आपके दे रखे, बंगाल में चावल की उपज का आंकड़ा दे रखा। 1938 में कितना उत्पादन होता था लाख टन में, आयात कितना, निर्यात कितना, टोटल कितना। 1939 में करते करते ये 1942 में हमारे ये था 93 हमारा उत्पादन हुआ था, आयात कुछ नहीं हुआ था, निर्यात 1 लाख टन किया गया था, 92 टोटल उपलब्ध था। 43 में हमारा 76 उत्पादन था, उत्पादन घट गया, मंगाया गया 3, 79 टोटल था। अब यहाँ पर ये देखिए, जो अकाल पड़ा भी था तो इसमें सबसे अधिक प्रभावित जो वर्ग देख रहे हैं वो आपको गरीब वर्ग ही दिख रहे हैं। थर्ड दिखा रहा है कि अकाल पड़ने से जो खाद्य असुरक्षा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है गरीब और वंचित वर्ग में। यहाँ भी फोटोग्राफ्स में देख रहे हैं आप, ये लग रहा है कि हाड़ मांस का एक पुतला है, बस दयनीय स्थिति में गरीबों को दिखाया गया है। ये चिटगांव ज़िले में गांव को छोड़कर जाते पूरी बंगाल का एक परिवार है। अब समझने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर कि भगवान का शुक्रगुजार है और हमारे जो प्रशासनिक जो गतिविधियाँ और जो नियम कानून बनाए गए, हरित क्रांति का प्रभाव रहा कि भारत कभी फिर दोबारा बंगाल के अकाल जैसी स्थिति को फेस नहीं किया, महसूस नहीं किया।
लेकिन यह आज भी चिंता का विषय है कि आज भी अकाल जैसी स्थिति व्याप्त है और भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। प्राकृतिक आपदाओं एवं महामारियों के कारण भी खाद्य में कमी आ सकती है। उदाहरण के लिए जैसे आप कोविड-19 महामारी का विपरीत प्रभाव पड़ा था। लोगों की आवागमन पर वस्तुओं एवं सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे आर्थिक गतिविधि क्या हुई, प्रभावित हुई थी। अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। ये तो रहा खाद्य असुरक्षा। क्यों? अब बोल कर खाद्य में सबसे ज़्यादा असुरक्षित इनसिक्योर कौन है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इसमें भी सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल हैं। पहला, भूमिहीन, जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर है, भूमिहीन किसान हो गए। पारंपरिक दस्तकार हो गए, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग हो गए, और अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार और निराश्रित तथा भिखारी लोग हो गए। ये हैं वे वर्ग हैं जो सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षा से पीड़ित हैं। इनको सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी बनी रहती है। यदि बात करें हम शहरी क्षेत्रों में, तो वे परिवार जिनके कामकाजी सदस्य प्रायः कम वेतन वाले व्यवसायों और अनियमित श्रम बाजार में काम करते हैं, ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे हैं और उनको इतनी कम मजदूरी मिलती है कि यह केवल जीवित रह जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में दस्तकार हैं, पारंपरिक दस्तकार हैं, कम वेतन पर काम करने दैनिक वेतनभोगी मजदूर हैं, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार हैं, भिखारी हैं, निराश्रित हैं, ये लोग हैं। भूमिहीन किसान वगैरह थे। शहरों में जो डेली वेजेज पे काम करते हैं, अनियमित श्रम बाजार में काम करने वाले हैं, फिक्स डेली वेज नहीं है इनको बस उतना ही मिलता है कि जिससे वो अपना जीवन यापन बस की ओर कर सकें। अब यहाँ एक कहानी आपको दे रखी है, इसको आपको समझना। रामू की कहानी है। रामू रायपुर गांव में कृषि क्षेत्र में एक अनियत खेतिहर मजदूर के रूप में काम करता है। रामू क्या है? एक अनियत खेतिहर मजदूर है। उसका सबसे बड़ा बेटा है सोमू, 10 वर्ष का है। गांव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाले पाली के रूप में काम करता है, अर्थात उसका पालन पोषण करने वाले जो होते हैं उसका पाली का काम करते हैं। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है और उसे इस काम के लिए सिर्फ 1000 रुपये मिलते हैं। सोमू साल भर काम करता है, उसके लिए उसे 1000 रुपये मिलते हैं। रामू के 3 और बेटे और बेटियां हैं, लेकिन वे भी बहुत ही कम उम्र के हैं और वे खेत में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी का नाम है सुनहरी। वह भी पशुओं की सफाई करने और गोबर हटाने का काम आंशिक तौर पर करती है। उसे अपने रोज़ाना काम के बदले आधा लीटर दूध, सब्जियों के कुछ साथ पका हुआ खाना भी मिल जाता है। किसे? रामू की पत्नी सुनहरी, क्योंकि वहाँ भी पशुओं की साफ़ सफाई कर देती है और गोबर हटाने का काम कभी कभार कर देती है। इसके अलावा वह व्यस्त मौसम में अपने पति के साथ मिलकर खेती में काम करती है और उनकी आमदनी को बढ़ा देती है। कृषि क्या है? एक मौसमी कार्य है और रामू को केवल बुवाई, पौधारोपण, फसल की कटाई में ही काम मिलता है। वह वर्ष में फसल तैयार होने और पकने तक की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है। तब वह दूसरे कार्यों में काम की तलाश करता है। कभी कभी उसे ईंट भट्ठे या गांव में चल रहे निर्माण कार्य में काम मिल जाता है। रामू अपने इस प्रयासों से नगद या फिर वस्तु के रूप में इतना कमा लेता है जिससे वह अपने परिवार के 2 जन के भोजन के लिए ज़रूरी चीज़ जुटा सके। अब इसकी स्थिति बहुत सही नहीं है। गांव में काम नहीं मिलने की स्थिति में ईंट भट्टे और कहीं मजदूरी के तौर पर काम करता है जहाँ निर्माण कार्य हो रहे होंगे। बहरहाल वह कहीं पर काम पाने में असफल रहता है तो उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी उसके छोटे बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। यहाँ पर परिवार को दूध, सब्जियाँ भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिल पाती हैं। रामू कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीनों में
खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहता है? कौन? रामू। कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति होती है, 4 महीने काम मिला और मैंने बेरोजगार रहा, तो उन महीनों में खाद्य की दृष्टि से बहुत ही असुरक्षा महसूस होती है रामू को। एक और कहानी है आपकी अहमद की कहानी। अहमद क्या करता है? बेंगलुरु में रिक्शा चलाता है। 3 भाई, 2 बहन और बूढ़े माँ बाप के साथ झुमरी तलैया में रहता है। वह एक झुग्गी में रहता है। उसके परिवार के समस्त सदस्यों का पालन पोषण रिक्शा चलाने से होने वाले जो भी कमाई है उस पर निर्भर है। बहरहाल उसका रोज़गार सुरक्षित नहीं है। उसकी आय प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। कभी तो वो इतना कमा लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें खरीदने के बाद भी अपनी आय में से कुछ बचा लेता है, लेकिन अन्य दिनों में वो मुश्किल से इतना ही कमा पाता है जिससे वह दैनिक आवश्यकताएं की वस्तुएं ही खरीद सकें। सौभाग्यवश अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त है जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए है। इस कार्ड से अहमद अपने जरूरत दैनिक उपभोग के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूँ, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल इत्यादि खरीद लेता है। वह इन चीज़ों को बाजार की कीमत से आधी कीमत प्राप्त कर लेता है और वह अपना मासिक भंडार उस विशेष दिन खरीदता है जिस दिन दुकान निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए खुलती है। इस तरह अहमद अपने इस अपर्याप्त आय से अपने बड़े परिवार की इसी तरह का पालन करना जहाँ वह कमाने वाला अकेला सदस्य है।